टॉपिक जो है, आवाज क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। हाँ, ठीक है ना। तो हमारा जो टॉपिक है वो है, आपको क्वेश्चन पूछा है 7 जेपीएससी में कि राइट एन एसे ऑन बजट। बजट पर निबंध लिखिए, साथ ही साथ उसके प्रिंसिपल्स बताइए, सिद्धांत बताइए और उसके टाइप्स बताइए। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि 6 पार्ट में हम लोग आंसर को डिस्कस करते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो भी करंट का चीज है उसको डाल देते हैं। तो आप इस साल का बजट से शुरुआत कर सकते हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट तरीका रहता है। और उसके बाद इसमें जैसे कि पॉलिटी का और इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा संबंध होता है। आर्टिकल 112 का जिक्र करते हुए बजट के बारे में बताना कि बजट क्या होता है, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्योंकि संविधान में बजट का जिक्र नहीं किया गया है, एएफएस का जिक्र किया गया है, उसके बारे में आप बताएं। उसके बाद उसके कंपोनेंट को दिखाएं, ठीक है। उसके बजट में क्या क्या चीजें होती हैं, एक डायग्राम बनेगा बजट लिख के। उसके बाद उसके कंपोनेंट को आप बता दिए कि रेवेन्यू पार्ट और कैपिटल पार्ट। ये हम इसलिए इतना डिटेलिंग बता रहे हैं ताकि जो लोग नए हैं उनको जो है आसानी हो और एक बार में आंसर लिखा जाए। उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्टिव, बजट लाने का मकसद क्या है। तो आप जो करंट का चीज है उसको इंटरव्यू में बताएं, ठीक है। हाँ, वो भी डाल सकते हैं, 112 और 202 स्टेट वाला है, बिल्कुल सही। तो उसको भी मेंशन करते हुए उसके बाद जो है कंपोनेंट्स को दिखाते हुए और उसके बाद ऑब्जेक्टिव को आप बताएं। इतना में आपका 1-1.5 पेज आप कंप्लीट कर लिए, ठीक है। उसके बाद अब आपको जो है क्वेश्चन में क्या दिया है कि प्रिंसिपल्स बताइए, सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे तो है 6-7 पॉइंट, लेकिन हम आपको 2-3 पॉइंट दे रहे हैं। और मेरे तरीके से, मेरे साइड से क्या रहता है कि हम आपको 60% तक आंसर बता देते हैं और बाकी जो है आपको खुद थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, ताकि थोड़ा आंसर में डाइवर्सिटी रहे जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। नहीं तो फिर सारा आंसर जो है सेम हो जाता है। तो इतना करने के बाद जो है आपको प्रिंसिपल्स, जैसे रूल ऑफ लैप्स है कि आपको जो भी फंड दिया गया है पर्टिकुलर समय के लिए दिया गया है, नहीं तो फिर जो है वो लैप्स कर जाएगा, वापस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैलेंस्ड होना चाहिए, जो बजट है वो बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद जो है प्रेजेंटेशन उसका प्रेजेंटेबल होना चाहिए, उसको डिफरेंट हेडिंग में रखना है। ऐसे करके 6-7 पॉइंट है जो उसके इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। और ध्यान रहे, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल दो अलग अलग चीज है। पास्ट में जब ये क्वेश्चन कराए हैं तो वहां कुछ लोग कंफ्यूज भी हुए हैं। क्यों क्यों कंफ्यूज हुए हैं? क्योंकि जो है, जो ऑब्जेक्टिव रहता है ना कि हमको जो है रोजगार क्रिएट करना है, उसके बाद समावेशी विकास करना है, सतत विकास करना है, ये इसका उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अलग चीज है, प्रिंसिपल अलग चीज है। और ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे 45% के आसपास आपका स्टैटिक रहेगा और बाकी जो है आपका करंट का टॉपिक रहेगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इतना क्लियर है जो अभी तक डिस्कस किए हम लोग? इतना आइडिया आप लोग को क्लियर है? एकदम इजी वे में बता रहे हैं, वो भी 4-5 लोग बिल्कुल नए हैं, नहीं तो इतना भी बताना का नहीं पड़ता, बाकी लोग तो कैचअप कर लेते हैं, लेकिन फिर वही है। अब इसमें आप जो है इतना पार्ट को डिस्कस किए, आप प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव सब डिस्कस किए, अब थोड़ा पॉलिटी वाला एंगल आएगा। तो चलिए हम जानना चाहेंगे, जो भी सरकार रुपए लेती है, रेज करती है, ठीक है ना, जो भी सरकार रुपए रेज करती है तो वो कौन से फंड में जाता है? चाहे वो डायरेक्ट टैक्स से आए, चाहे जीएसटी से आए, पैसा कहाँ जाता है? कोई भी बोल सकता है। संचित निधि। हाँ, संचित निधि, ठीक है। तो अब थोड़ा वो वाला एंगल आएगा, जैसे हम पढ़ाए थे पॉलिटी में कि जो भी पैसा आता है संचित निधि से, सरकार एक भी रुपया खर्च नहीं कर सकती है जब तक डैश बिल पास ना हो जाए। नए लोग ज्यादा फोकस करिएगा यहाँ पे, पुरानों को तो पता है।
कौन सा बिल पास नहीं होगा पार्लियामेंट में तो गवर्नमेंट एक भी रुपया खर्च नहीं कर सकती है? क्या होगा बताइए? दो टाइप का हम लोग बिल पढ़े थे जब पॉलिटी का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। एक होता है वित्त विधेयक, भूल गए हैं, फाइनेंस बिल। और दूसरा क्या होता है? नहीं नहीं, मनी बिल वाला चीज नहीं इसमें आएगा। जो हम लोग पॉलिटी में पढ़े थे, बजट कैसे कैसे एप्रोप्रिएशन पास। बिल, हाँ एप्रोप्रिएशन बिल। बिल्कुल सही। विनियोग विधेयक, जो भी सरकार के पास पैसा आता है ना, मतलब जो सरकार खर्च करेगी, मतलब दो टाइप का बिल होता है। एक होता है अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, विनियोग विधेयक, और दूसरा होता है फाइनेंस बिल। तो जब भी सरकार को कोई टैक्स लगाना पड़ता है, ठीक है, तो वो होता है फाइनेंस बिल से, वित्त विधेयक से। और जो भी सरकार को खर्चा करना पड़ता है संचित निधि से, तो सरकार एक भी रुपया खर्च नहीं कर सकती है जब तक उसका एप्रोप्रिएशन बिल पास ना हो जाए, मतलब जब तक उसका विनियोग विधेयक पास ना हो जाए। ठीक है, तो आपको ये वाला भी एंगल दिखाना पड़ेगा कि जो बजट पास होता है तो उस समय दो इंपॉर्टेंट बिल, ज्यादा हम डिस्कशन में जो है पॉलिटी वाले में नहीं जाएंगे कि बजट प्रस्तुत हुआ लोकसभा में, उसका कॉपी गया राज्यसभा में, वो सब ज्यादा डिटेलिंग नहीं जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे पॉलिटी का आंसर नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, सिमरन कुछ पूछ रही है क्या? मतलब दो टाइप का जो होता है ना, जैसे पॉलिटी में दिया है कि दो टाइप का बिल होता है जो कि बजट जब पास करते हैं तो उस समय उसको पास किया जाता है, और फाइनेंस बिल आखिरी स्टेप होता है। 6-7 अलग अलग स्टेप हम लोग पढ़े थे पॉलिटी में, तो उसको यहाँ पे डिटेल में जानना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको जिक्र करना क्या है कि जब बजट पास होता है तो उसमें मतलब बस स्टार्टिंग में मेंशन कर दिए कि ये लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, और उसके बाद जो है दो इंपॉर्टेंट बिल, जो एक्सपेंडिचर है, जो व्यय है, खर्च जो है, वो तब तक नहीं होगा जब तक कौन सा विधेयक पास नहीं होगा। बताइए आयुष, क्या होगा जवाब? कौन सा बिल पास नहीं होगा तो फिर गवर्नमेंट कुछ भी खर्च नहीं कर सकती है? उसका नाम क्या है? एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक। और दूसरा है कि जो सरकार टैक्स लगाती है, ठीक है ना, टैक्सेशन वाला, एक मतलब तुमको रुपए कहां से आएंगे तो उसके लिए कौन सा बिल पास होना चाहिए? एक होता है ना आमदनी कहां से आएगी और कहां खर्च होगा, तो दो ही चीज है, तो दो चीज के लिए दो बिल है। अगर हम पूछे कि तुम्हारे पास रुपए कहां से आएंगे, इसके लिए कौन सा बिल है टैक्सेशन के लिए, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? एकदम सिंपल सोचो, दो चीज का बात हो रहा है, इनकम का। हाँ क्या बोले श्याम भाई? कोई भी बोल सकता है। सर मनी बिल। मनी बिल कहां से आ जा रहा है यार? मनी बिल का हम कहीं जिक्र कर रहे हैं? जो हम टर्म बोल रहे हैं बस उस पर ध्यान दो, ठीक है। वित्त विधेयक सर। वित्त विधेयक, ठीक है ना। मनी बिल को यहां नहीं लाओ, जो लिखा हुआ है उस पे पहले बात करते हैं, ठीक है। बाद में पॉलिटी में चलेंगे तो समझाएंगे फाइनेंस बिल मनी बिल का क्या क्या डिफरेंस है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमी, अभी बस ये समझो, ठीक है। तो जो भी तुम्हारे टैक्सेशन से रुपए आने को है या कोई नया टैक्स लगाना है, तो वो कौन से इसमें कवर होता है? फाइनेंस बिल में। और जो भी तुम खर्च करेगा उसके लिए कौन सा बिल पास होना चाहिए? विनियोग विनियोग। ठीक है, तो इसको एक डायग्राम बना के तुमको दिखाना है, ठीक है। और साथ ही साथ एक कमिटी का हम बताए थे, जिक्र किए थे कि ये कमिटी जो बजट में पैसा खर्च हुआ है उसको देखती है। अस्थाई समिति हम लोग पढ़े थे, उसको भी एक तो कमिटी को यहां लेके आना होगा। उस कमिटी का नाम क्या है बताओ कोई? 3-4 अलग अलग कमिटी हम लोग पढ़े थे फाइनेंस कमिटी में। एक पढ़े थे पब्लिक अकाउंट कमिटी, एक पढ़े थे एस्टिमेट कमिटी, एक पढ़े थे कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, पीटी के समय पे।
हालांकि बहुत समय हो गया, 3-4 महीना हो गया। कौन बता सकता है इसमें से कौन सा कमिटी है जो देखती है कि बजट में जो खर्च हो रहा है वो सही है या नहीं है? मतलब पैक भी है और कौन सा है? एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति। ये दोनों का संबंध जो है वो बजट से है। और एस्टिमेट कमेटी तो खासकर जो है बजट में जो खर्च किए गए हैं। पैक तो मतलब जब कैग सबमिट करेगी रिपोर्ट तब देखेगी, लेकिन जो एस्टिमेट कमेटी है वो बजट में क्या खर्च किया गया उससे डील करती है। तो ये तो बाद वाला है। बाकी प्रोसेस में आपको ये 2 बिल का जिक्र करना जरूरी है, एप्रोप्रिएशन बिल का और फाइनेंस बिल का। ठीक है, अब सभी लोग मैसेज करना, जो भी हम डायरेक्ट टैक्स या फिर मान लो कोई एक नया टाइप का सरचार्ज या कुछ भी ऐसा इनकम वाला चीज कर रहे हैं, तो वो कौन से बिल में कवर होगा, कौन से विधेयक में कवर होगा? ठीक है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है यार, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। दो ही ना चीज है, एक मेरा मतलब आमदनी कहां से आएगा और मतलब फिर कहां पर ही खर्चा होगा, और दूसरा जो है कि जो भी हम खर्च करेंगे उसके लिए कौन सा बिल पास होना पड़ेगा। वित्त नहीं अनीश, तुम कंफ्यूज हो जा रहा है। वित्त नहीं है, एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है ना, एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक। जो भी हम खर्चा करेंगे वो विनियोग विधेयक। ठीक है ना, ये पॉलिटी में एक चैप्टर दिया हुआ है बजट, उसमें 6 अलग अलग स्टेप लिखा हुआ है। वहां पे लिखा है कि जो सबसे लास्ट स्टेप होता है वो फाइनेंस बिल का होता है, कि सरकार कहां से रुपए उस सरकार के पास आएगी वो फाइनेंस बिल में जिक्र होता है, उसको पास किया जाता है। और सरकार जो खर्च करती है वो एप्रोप्रिएशन बिल में। तो अभी अगर तुम लोग को आंसर लिखने देते तो जो नए कैंडिडेट है वो इसको लिखते ही नहीं। ठीक है, जबकि अपना आंसर को कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है। इकोनॉमिक्स का आंसर हमको लिखना है, लेकिन जहां जरूरी होगा वहां पे पॉलिटी डालेंगे, जहां जरूरी होगा वहां पे ज्योग्राफी डालेंगे। ठीक है ना, हिस्ट्री का उतना जरूरत नहीं पड़ता और हिस्ट्री उतना दिखाना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो आउटडेटेड है। हाँ निस बोलो। सर मतलब वित्त विधेयक में पूरा बजट आ गया, जो बजट जो पेश किया गया वो वित्त विधेयक के तौर पे पेश किया गया। वो चीज ठीक है, लेकिन तुमको स्पेसिफिकली हाँ, इस चीज और को फिर बताना ये पड़ेगा। डिमांड फॉर ग्रांट्स, एक्सक्यूज मी सर, हाँ ये बोलो डिमांड बोलो। फॉर ग्रांट के लिए जो है वो उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल आया ना। नहीं नहीं नहीं, तुम समझा नहीं। देखो, फाइनेंस बिल लास्ट स्टेप होता है, लेकिन एक क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा ना कि सरकार वो फाइनल स्टेज, इसलिए तुम बोला कि वो एंडिंग करता है। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि सरकार को जो खर्च करना होता है, जैसे हम पढ़ते हैं कि 3 टाइप का निधि होता है, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, संचित निधि, एक आकस्मिक निधि होता है, एक पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है। तो जो भी गवर्नमेंट को टैक्सेशन से पैसा आता है वो आता है संचित निधि में। तो अगर तुमको अगर एक लाइन दिया है, अगर मान लो कहीं पूछा है और होता है ना कि 4 में से तुमको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है कि गवर्नमेंट एक भी रुपया खर्च नहीं कर सकती, चाहे एजुकेशन पे हो, चाहे डिफेंस पे हो, चाहे कहीं पे हो, और वहां तुमको फाइनेंस बिल भी दिया है और एप्रोप्रिएशन बिल भी दिया है, तो किसमें तुम टिक करेगा? बताओ कि गवर्नमेंट कैन नॉट, हाँ ठीक है, जो तुम बोला वो फाइनल स्टेज है, फाइनेंस बिल वो फाइनल स्टेप होता है। अब क्लियर है ना? ये हम पॉलिटी क्लास में डिटेल में बता चुके हैं, उसको नहीं चाहते यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करें। बस इतना जान जाइए कि सरकार जो भी खर्च करती है वो संचित निधि से होता है, मतलब बजट के में जो भी खर्चा होता है वो आपको संचित निधि से होता है, और उसके लिए गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएशन बिल पास करना जरूरी होता है। बाकी जो अनीस बोला फाइनेंस बिल वो सबसे छठा स्टेप होता है, लेकिन उसमें सरकार के पास रुपए कहाँ से आएंगे वो डील किया जाता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है तो हमको पॉलिटी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा बहुत बस एंगल दिखाना है। आर्टिकल 112, 202 और ये 2 बिल उसमें सम्मिलित होता है। हाँ विवेक बोलो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको। ओ यार नेट चला गया। ठीक है, आवाज जा रही ना सभी लोग को? विवेक, श्याम, Yes, सिमरन? sir. हाँ हाँ ठीक है ठीक। कभी कभी थोड़ा नेट का प्रॉब्लम सर हो आप जाता सुन है। पाए सर? हाँ
बोलो विवेक। सुन पाए सर क्या बोल? हाँ सुन पा रहे, बोलो बोलो। सर ये एफआई और जो पब्लिक वो टाइप जो आप फंड बोले सर, सिर्फ एक एक लाइन में सिर्फ बताइए ना सर क्या। देखो मतलब ना, एक होता है आकस्मिक निधि, कंसल्ट मतलब बोलते हैं कंटीजेंसी फंड। तो ये राष्ट्रपति साहब के वहां पे रहता है और गवर्नर के पास रहता है, ठीक है, कंटीजेंसी फंड। एक होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, मतलब जो भी पैसा बैंक में जमा होता है। आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं आ रहा है? हेलो, अभी आ रहा है आवाज? आवाज जा रहा हाँ सर अब आ रहा है ना? दूर होने की वजह से हो गया होगा। तो देखो, तीन फंड होता है, तीन निधि होता है। सरकार को जो भी पैसा डायरेक्ट टैक्स, मतलब इनकम टैक्स मान लो कि चलो, कॉर्पोरेट टैक्स मान के चलो, जीएसटी से आता है, वो जाता है संचित निधि में। उसमें से पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। एक्सेप्शन क्या है? जो सैलरी जाता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को सैलरी गया, इलेक्शन कमिश्नर के जज को गया, वो सब पे वोटिंग नहीं होता है, ठीक है ना? मतलब उस तो पॉलिटी वाला एंगल हम ज्यादा जा नहीं रहे, बस अभी तुम इतना समझो कि तीन टाइप का फंड होता है। एक तुम्हारा हो गया संचित निधि वाला, और जो भी सरकार मतलब टैक्सेशन से पैसा रेज करती है और जो भी खर्च करती है बजट में, वो करती है संचित निधि से। एक होता है कि जो डिजास्टर के लिए, आपदा के लिए, तो वो प्रेसिडेंट के पास भी रहता है फंड, और जो है आपका रहता है गवर्नर के पास भी, उसको बोलते हैं कंटीजेंसी फंड। और एक होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, मतलब जो लोग अपना, मतलब ये दोनों के लिए अप्रूवल नहीं चाहिए, इधर तो प्रेसिडेंट और गवर्नर का ही मैटर हो गया आकस्मिक निधि, और जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया हो गया, इसमें लोग जो बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं या पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं, एलआईसी में पैसा जमा करते हैं, वो हो गया पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है? तो वो दोनों का बजट से कोई मतलब नहीं है। विवेक और बाकी जितने लोग हैं, क्लियर हो गया? थैंक यू सर। है ना? हमको यहाँ पे मेंशन करना अपने आंसर में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कि सरकार जो भी खर्च करेगी वो यहीं से करेगी, और उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल का पास होना जरूरी है। और सर अटक रहा है। अटक रहा है, एक मिनट रुक जाओ। अभी ठीक है? आवाज क्लियर जा रहा है? आवाज क्लियर है ना? अभी वीडियो ऑफ कर दिए इसलिए हम लोग, चलो सही रहेगा। इतना करते करते जो है तुम्हारा प्रोसेस होते होते तुम पहुंच जाओगे 3 पेज लगभग तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद क्या दिया है? टाइप्स ऑफ बजट, ठीक है, टाइप्स ऑफ बजट। और जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसका आर्टिकल 266 में जिक्र किया गया है। हम ज्यादा पॉलिटी का इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स का है और बहुत ज्यादा पॉलिटी नहीं डालना है, ठीक है? बस जो इम्पोर्टेंट चीज है वो तुमको बता दे रहे हैं, जो तुमको इंकलकेट करना है। और एक कमेटी का जिक्र किया, प्राक्कलन समिति, वो देखती है कि जो बजट में पैसा खर्च किया जा रहा है वो सही है कि नहीं, स्टार्टिंग में नहीं, बाद ही में देखती है प्राक्कलन समिति, तो उसका जिक्र कर सकते हो। और कैग तो ऑडिटर है भाई, जो भी केंद्र सरकार खर्च कर रही है, जो भी राज्य सरकार खर्च कर रही है, कैग उसको देखती है, अपना रिपोर्ट सबमिट करती है, और फिर जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसको मतलब देखती है। दोनों बाद का चीज है, ये बजट फॉर्मेशन के चीज उस समय का नहीं है, बाद का है, लेटर ऑन का है, ठीक है? क्या क्या? प्राक्कलन समिति है और ये पैक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो ये साइड में जिक्र कर सकते हो। बस पॉलिटी का इतना ही एंगल जो है इसमें दिखाना है। क्यों? क्योंकि इसमें करंट का भर भर के अभी आने को जो है, मतलब ये है, कोई साउंड ब्रेक तो नहीं हो रहा है, आवाज तो नहीं कट रहा है? अभी बताना, आवाज तो नहीं कट रहा है, आवाज तो आ रहा है, ठीक है? जब आवाज नहीं जा रहा है ना, अभी प्रॉपर है ना, इतना दूर से भी? ठीक है। ठीक है, लो, पावर ही चला गया, ठीक है? तो अब इतना हो गया। अब टाइप्स ऑफ बजट तुमको बोले ना, कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं जब आंसर देखते हैं, तो कि बस या तो कोई केवल यही लिख देता है कि आउटकम बजट, जीरो बजट, वो सब चीज डाल दिया,
या फिर खाली ये दिखा दिया कि सरप्लस बजट होता है, डेफिसिट होता है। तुमको दोनों डायमेंशन को कवर करना। अब ये मत पूछना सर कैसे, क्योंकि अब तुमको जो 60% तो हम ही बता दे रहे हैं, 60 से 70%, तुमको 30% पे काम करना है। तो वो तुम अपना दिमाग लगा के फ्लो चार्ट बना के तुमको वो दिखाना है कि कैसे मतलब अलग 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 टाइप का होता है, और साथ में तुम अपना इनोवेशन तुमको जो लगे, ठीक है ना, वो तुमको इस पे करना है। टाइप्स ऑफ बजट, इसमें कम से कम 2 से 2.5 पेज जाएगा, ठीक है। 2 पेज तो कहीं नहीं गया, 2 पेज आराम से जाएगा, ठीक है। मतलब लगभग लगभग 5 पेज हम लोग पहुंच गए, इतना बेसिक लिखते लिखते इतना ही में 5 पेज हो गया। और अब क्या आएगा, अब जो तुमको ट्रेंड दिखने मिला है, हाल फिलहाल में जो तुमको ट्रेंड देखने मिला है, जैसे 2017 में क्या हुआ, रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया बजट के साथ। साथ ही साथ पहले 2 टाइप का एक्सपेंडिचर था, वह एक प्लान एक्सपेंडिचर, एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, उसको खत्म कर दिया गया। मतलब 2017 में 2-3 चीज हुआ है। प्लस बजट प्रस्तुत होता था मार्च में जाके, उसको पास होते होते मई हो जाता था, जबकि आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो वो भी 1 फरवरी से किया गया। तो 3 बदलाव तो 2017 में किया गया, उसका जिक्र करना है, ठीक है। उसके बाद आपको बता ही दिए कि बजट जनरली जो है साल में बस एक ही बार प्रस्तुत होता था, लेकिन एक बदलाव कोविड के समय पे देखने को मिला 2 साल, खासकर 2020-21 में, कि मिनी बजट आया, मिनी बजट। तो उसका थोड़ा बहुत जिक्र कर देना है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जिक्र कर देना है। और एक्सपेंडिचर में हम देखते हैं कि अभी तक क्या था कि गवर्नमेंट का फोकस था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, राजस्व व्यय पे। लेकिन आपको पता ही है कि राजस्व व्यय जो है वो डे टू डे मेंटेनेंस के लिए है, सैलरी, पेंशन, ये सब के लिए है। मेन जिससे आपका पूंजी या आपका लायबिलिटी वाला चीज इंपैक्ट होता है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, पूंजीगत व्यय। और कोविड आने के बाद ये जो है गवर्नमेंट को अच्छे से पता चला, तो गवर्नमेंट जो है अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो है खर्च को बढ़ाई है। तो ये सब चीज आपको दिखाना होगा कि रिसेंट में क्या हुआ, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कीम डालते हैं ना बाकी क्वेश्चन में कि कृषि का पढ़े, तो कृषि के लिए भाई क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम चल रहा है, इंडस्ट्री का पढ़े, तो वो चीज यहाँ पे स्कीम नहीं, इसमें क्या बदलाव हुआ है वो आपको डालना पड़ेगा। क्या इतना चीज सभी लोग को क्लियर है? 15 लोग अभी हैं, ठीक है। एक हम बस स्ट्रक्चरिंग बता रहे हैं, ध्यान रहे, क्योंकि एक बेसिक नॉलेज सभी लोग को हो चुका है, पता है कि क्या है। लोग पब्लिक रेवेन्यू पे मतलब राजस्व प्राप्ति पे आंसर लिख चुके हैं, राजस्व व्यय पे लिख चुके हैं, तो ये सब सब आपका मैक्सिमम चीज सुना हुआ है। 80% चीज आप पहले से जानते हैं, 20% चीज हम यहाँ पे बस ऐड कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग आपको बता रहे हैं। कंटेंट आप एक से बढ़कर एक अप्रैल मई के महीने में जो है लिख चुके हैं, ठीक है। और जब आप कोई भी चीज का बात करें तो एक बंदा जिसका नाम है गौतम सिंह, वो ये ट्रेंड स्टार्ट किया और अभी सबके आंसर में आता ही आता है कि क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव, सब लोग डालते ही डालते हैं। तो कुछ भी चीज हो रहा है, ठीक है ना, कि अब अगर बजट ही हुआ, ठीक है ना, उसमें आप एंगल भी ये डालिए कि हाल फिलहाल में क्या हुआ है, क्या बदलाव देखने को मिला है। झारखंड का एक तो पैराग्राफ डालना ही डालना, बॉक्स बना के 2025-26 में क्या झारखंड के बजट में खास हुआ, 3-4 पॉइंट लिख दीजिए। थीम क्या रहा, होता है ना, वो सब आप शुरुआत में भी कर सकते हैं कि बजट 2025-26 में 4 इंजन का डेवलपमेंट ऐसा रखा गया है, ये एक बेस्ट तरीका होता है। कोटेशन से भी बेस्ट होता है कि आप रिसेंट का डेटा डालिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स में वो तो स्टार्टिंग में सब कोई को पता नहीं था, तो हम बोले चलो भाई कोटेशन लिख दो, लेकिन कोटेशन से भी बेस्ट है कि आप कुछ डेटा डालिए, फैक्ट डालिए, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स है, अच्छा लगता है। लेकिन जब नहीं आपको ध्यान में आ रहा है तो फिर आप कोटेशन डाल दीजिए, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है। तो फिर अब इस बजट का जो है क्या कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट बताइए, तो वही गरीबी घट गया है भाई। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आया है जो यूएनडीपी वाला, 17 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। मतलब समावेशी विकास में मदद किया है, सतत विकास में मदद किया है। 17 में से कितना सारा टारगेट जो है ऑन द वे है इंडिया अचीव करने को। ये सब आप दिखाइए 4-5 पॉजिटिव, और फिर निगेटिव दिखाइए
कि असमानता, ऑक्सफैम का रिपोर्ट 10% इंडियंस के पास 70% वेल्थ है। उसके बाद जो है अब बजट में क्या होता है कि गवर्नमेंट, चूंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट को बोरिंग ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, उसमें चैलेंजेस में आप दिखाएंगे ना कि कोविड आ गया या डिजास्टर आजकल बहुत क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहा है, तो सरकार को ज़्यादा बोरिंग करना पड़ रहा है। कौन बता सकता है कि अगर सरकार ज़्यादा बोरो कर लेती है तो फिर प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा कम बचता है, उसको क्या बोलते हैं? एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, डिस्कस किए क्राउडिंग थे आउट हम लोग। इफेक्ट। एकदम सही, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। मतलब आपको पता ही है कि अब 90% से 95% जो बोरोइंग्स होता है, मतलब भारत का, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर, वो देश के अंदर से होता है। 10% ही बाहर से मतलब कर्जा हम लोग लेते हैं। तो उसमें दो चीज है कि मान लो कि जब कोई डिजास्टर नहीं है, कोई पेंडेमिक नहीं है, तो उसमें सरकार जो है वो 30%, 35% बोरो करती है आरबीआई से और बाकी इंटरनल सोर्सेज से, और बाकी का पैसा जाता है प्राइवेट सेक्टर के पास। लेकिन जब डिजास्टर हो गया या कोविड आ गया तो फिर उल्टा चीज हो जाता है, 65%, 75% मतलब फिर सरकार बोरो करती है और प्राइवेट सेक्टर जो है उसके पास को कम मिलता है। तो ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट का तुम लोग डालोगे, और जब फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है, ये सब चीज का मेंशन तुमको चैलेंजेस में करना है। और जाहिर सी बात है कि कोई भी क्वेश्चन, चाहे तुम पब्लिक रेवेन्यू लिख लो, चाहे पब्लिक एक्सपेंडिचर लिख लो, चाहे पब्लिक डेप्ट लिख लो, अगर तुम एफआरबीएम नहीं लिख रहे हो, ठीक है, एफआरबीएम, तो समझ जाओ कि -2 होने को तैयार है। तुम बजट लिख रहे हो तो तुम कैसे नहीं एफआरबीएम डालोगे? तो तुमको डालना ही डालना कि एफआरबीएम क्या कहता है, और उसके बाद वे फॉरवर्ड, आगे की राह। तो आगे की राह में बताओ, तुम ही लोग से जानना चाहेंगे, क्योंकि 3 धांसू आंसर तुम लोग लिख चुके हो, और तुम लोग को शैलेंद्र देंगे वो क्वेश्चन लिखने के लिए जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं, आयुष, शैलेंद्र और 1-2 लोग और जो बाद में ज्वाइन किए हैं, उनको बाद में मिलेगा। अब वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है? देखो, तुमको बोले थे ना कि इकोनॉमिक्स में खास बात क्या है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक आंसर को तैयार करने में 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, लेकिन एक आंसर तुम्हारा, जो एक आंसर का कंटेंट है, वो तुमको 3-4 आंसर में मदद करेगा। तो अब जो तुम लोग 1 महीना पब्लिक फाइनेंस में लगाए हो, उस नॉलेज का अब यहाँ इस्तेमाल करना है। तो बताओ, वे फॉरवर्ड में क्या लिखोगे? अनीश? सर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और बढ़िया, वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और सर सारा डिपार्टमेंट्स आउटकम बजट के लिए मतलब काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी किया जा सकता है आउटकम बजट। सही है। 2 पॉइंट चलो अनीस का आ गया। रैंडम ऐसी पॉइंट बोलोगे ना तो एकदम बहुत जबरदस्त हो जाएगा। शैलेंद्र बोलो, कोई एक पॉइंट ऐड करो। कब का टाइमिंग रहता है, कब ज्वाइन करते? देखिए, अब क्लास खत्म होने वाला, पूरा डिस्कशन हो गया निकिता, तब तुम ज्वाइन कर रही हो। अब क्या ही समझ में आएगा, बोलो। बोले थे कि स्ट्रक्चरिंग का रहेगा, कोशिश कीजिएगा पहले आने का। एनीवेज, नहीं ध्यान में आ रहा है। सिंपल तो रखना है। कौन इस ऑथ पॉइंट्स इकट्ठा करते हैं। विवेक सर बताओ। हम बोले हाँ सिमरन बोलो, बोलो सिमरन। सर, जैसे टैक्स दायरे में और भी लोगों को लाया जा सकता है जो टैक्स नहीं भी पे करते हैं, हाँ ठीक है, और टैक्स दायरे में, क्योंकि आपको पता है अब यहाँ पे टर्म्स का इस्तेमाल करना है। तो आपको बोले ना कि हम लोग निबंध नहीं लिख रहे, हम लोग जो है इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। थोड़ा इंडिया में टैक्स टू जीडीपी रेशियो, अब जो पहले आपको मई में पढ़ाए हैं उसको इस्तेमाल करने का जरूरत है। ठीक है ना, कैग को पावर दीजिए, और इंडिया में टैक्स टू जीडीपी जो है वो बाकी देश के कंपेरिजन में कम है, उसको बढ़ाने का जरूरत है। पॉइंट्स यहीं से आ जाएगा। 15 फाइनेंस कमीशन कुछ बताने का बात किया था, ध्यान में है?
कि कैसे बजट जो है प्रोसेस और बढ़िया हो सकता है, बताए थे ना। सर एक पब्लिक एक्सपेंडिंग काउंसिल भी इस्टेब्लिश करने की बात किया था। बहुत सही। सार्वजनिक व्यय परिषद, ये वही बात हो गया कि जेपीएससी का एग्जाम देना है, हम ही क्वेश्चन बना रहे हैं, हम ही कॉपी चेक कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का भी वही है कि गवर्नमेंट खुद अपना बजट बना ली और खुद ही उसका फिर जो है मूल्यांकन करती है। तो बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक पब्लिक स्पेंडिंग काउंसिल होना चाहिए। साथ ही साथ एक फिजिकल काउंसिल का भी बात किया गया था कि जैसे जीएसटी काउंसिल है ना, वैसे एक फिजिकल काउंसिल हो, वित्तीय परिषद, जिसमें स्टेट के भी लोग रहे और ये लोग मिल के जो है, क्योंकि अभी जो बजट बनता है इसमें जनरली जो है स्टेट का उतना स्टेक नहीं लिया आता है, स्टेट अपना अलग बजट बनाती है और सेंटर अपना मतलब पूरे सर देश के लिए बनाता है। परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स के लिए भी बोला गया था ना, परफॉर्मेंस बेस्ड हाँ, ग्रांट्स। तो वो 15 फाइनेंस कमीशन किया भी अनिश, तो वो एक अच्छा स्टेप है, तुम उसको मतलब मेंशन कर सकता है। और वो 15 फाइनेंस कमीशन किया भी है कि अगर अपना हेल्थ और कुछ कुछ जैसे जल जीवन मिशन या कुछ कुछ को बढ़िया से आप करते हैं तो आपको परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट दिया जाएगा। तो अच्छा पॉइंट है। तो ध्यान यही रखना कि हम कुछ टर्म्स वैसा यूज करें, तब आपका वे फॉरवर्ड आगे की राह वाला बात होगा। अब आपको पता है कि आर्टिकल 293 जो है, अच्छा इसमें वो उस पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लोग मिस कर रहे हैं, बताओ, जो बजट का बैलेंस बिगाड़ देता है, जो राज्य सरकार जो होता है ना, वोट बैंक के चक्कर घाटा में जो है, घाटा सर। काटा नहीं भाई, मतलब जो राज्य सरकार अपना प्राइसेस कौन सा फ्रीबीज, ठीक है ना, फ्रीबीज को चेक करना है ना, रेवरी कल्चर, हाँ ठीक है। सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फ्रीबीज को? मतलब उसको ये बोलते हैं, रेवरी कल्चर को रोकने का होता है, रेवरी संस्कृति को रोकने का जरूरत है, ठीक है। उसका एक बहुत फेमस टर्म है, हिंदी इंग्लिश दोनों में इस्तेमाल होता है, कि राज्य सरकार को ये रेवरी कल्चर रोकने का जो होता है ना, जरूरत है। कितना सारा स्टेट जो है अपना लिमिट से बाहर चल रहा है। ऐसे ऐसे करके तुमको वे फॉरवर्ड करके और तब एक बढ़िया कंक्लूजन जो है वो डालना है। लास्ट में समराइज कर रहे हैं, निकिता जो है लास्ट में ज्वाइन करी है। क्वेश्चन है कि ऐसे पे निबंध लिखिए, तो लिखने का तो